Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे ज्ञानदूत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिनों में हम इनकम टैक्स की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैक्स रेट एंड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इस चैप्टर में मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और इसके बाद अगले वीडियो में आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहले इनकम टैक्स की क्या रेट्स होती हैं इनको आप देख लीजिए। चलिए सर शुरू कर लेते हैं। तो पहले बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है आप अच्छे समझ लीजिए। आपने प्रीवियस ईयर 2021 में बिजनेस किया, जॉब किया, किसी भी तरीके से पैसा कमाया, तो प्रीवियस ईयर 2021 में आपने जो भी कुछ कमाया उसका हिसाब आप असेसमेंट ईयर 21-22 में देंगे। हिसाब कैसे देंगे? अगर आप एक मेल हैं या फीमेल हैं जिसकी एज अभी 60 ईयर नहीं हुई है, दैट इज द एज बिलो 60 ईयर्स, ठीक है, इन दैट केस आपका जो पहला 2.5 लाख है उस पर आपको टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख के बाद जो अगला 2.5 लाख होता है उस पर आपको 5% टैक्स देना। इस शुरुआती 5 लाख के बाद जो 5 लाख होता है उस पर आपको 20% टैक्स देना और उससे बाद अगर कोई इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना। मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। सपोज करो किसी व्यक्ति की 7 लाख की सैलरी है, 7 लाख रुपए की उसकी इनकम है, तो अपन उसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। इसमें से पहला 2.5 लाख है वो अलग हो जाएगा, दूसरा 2.5 लाख अलग हो जाएगा और ये 2.5 5 लाख अलग करने के बाद आपके पास 2 लाख बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 लाख हुआ। इस पहले वाले 2.5 लाख पे आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना, इस वाले पे आपको 5% टैक्स देना है और इस वाले पे आपको 20% टैक्स देना है। इसको अपन स्लैब बोलते हैं और ये जो सिस्टम होता है इसको अपन प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब होता है कि जो जो आप प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे आप पैसा कमाते हैं वैसे वैसे आप ज्यादा दरों से टैक्स देते हैं। ये एक अच्छा या रेशनल टैक्स माना जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ही आपको टैक्स देना है। जीएसटी, सपोज कीजिए मैं अगर जीएसटी की बात करूं, अगर किसी गुड्स पे जीएसटी 5% है तो गरीब आदमी भी 5% देता है और अमीर आदमी भी 5% देता है। तो वो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। जो इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम ज्यादा होती है तो आप ज्यादा टैक्स लिया जाएगा आपसे और आप दे भी सकते हैं। ठीक है सर, तो इस केस में जो टैक्स बनेगा, जैसे इस बीच वाले 2.5 लाख पे आपका 12,500 टैक्स बनेगा, या ये जो लास्ट वाला 2 लाख है इस पे आपका 40,000 टैक्स बनेगा, तो कुल टैक्स आपका 52,500 रुपए बनेगा। कब? अगर किसी बंदे की इनकम 7 लाख रुपए है टोटल इनकम। ठीक है, और ये तुम्हें इससे पहले वाली वीडियोस में समझ आ गया है कि पहले हम डिफरेंट हेड की इनकम निकालते हैं। जैसे आपका पहला हेड, दूसरा हेड, ऐसे आप 5 हेड की इनकम निकालते हैं और ग्रॉस टोटल इनकम पे आते हैं और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस होती है, उसके बाद आप टोटल इनकम पे आते हैं और जब आप टोटल इनकम पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आप टैक्स निकाला करते हैं। तो 7 लाख रुपए अगर आपकी टैक्स रही तो आपका 52,500 रुपए का टैक्स बनेगा। चलिए अपन अगली स्लाइड में बात करते हैं कि अगर हम किसी ऐसे मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं जिसकी एज 60 ईयर हो चुकी है लेकिन अभी तक जिसकी ईयर 80 ईयर नहीं हुई है, यानी जिसकी एज 80 से थोड़ी कम है और 60 का वो हो चुका है, तब ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें यह है कि पहले 3 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना। जो फर्स्ट 3 लाख है उस पर आपको टैक्स नहीं देना। 3 लाख के बाद जो अगला 2 लाख होता है उस पर आपको 5% टैक्स देना है। इस 5 लाख के बाद जो 5 लाख होता है उस पर आपको 20% टैक्स देना है और इसके बाद अगर आपकी कोई आय रही तो आपको 30% टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 7 लाख वाले व्यक्ति का ही एग्जाम्पल लें कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है और आपकी एज मान लेते हैं 65 साल है, तो क्या होगा? इसमें से जो पहला 3 लाख है उसे अलग करेंगे, जो अगला 2 लाख है उसे अलग करेंगे और इस 5 लाख के अलग होने के बाद 2 लाख रुपए अलग करेंगे। ये जो पहला 3 लाख है इस पे आपको टैक्स नहीं देना, इस 2 लाख रुपए पे आपको 5% टैक्स देना है और इस लास्ट वाले पे आपको 20% टैक्स देना है। तो आप देखेंगे कि आपका टैक्स रिलेटिवली थोड़ा सा कम होगा। पिछली बार जो आपका टैक्स आया था और अभी जो टैक्स आया है उसमें थोड़ा सा अंतर है और आपका करीबन 50,000 टैक्स बन रहा है। ठीक है, और पिछली बार आपका 52,500 टैक्स बना था। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि
सीनियर सिटीजन होने का थोड़ा सा फायदा होता है, ओल्ड एज में उनके दूसरे खर्चों के लिए जरूरत होती है तो उनसे टैक्स थोड़ा सा कम लेते हैं। ठीक है सर, तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सुपर सीनियर है, सुपर सीनियर का व्यक्ति वो है जिसने अपनी एज 80 साल या 80 साल से वो प्लस हो गया हो। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये प्रीवियस ईयर 2021 के लिए है। इसका स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल 2020 को और इसका लास्ट डे है 31 मार्च 2021। आप पूरे साल के दौरान कभी भी इस टेन्योर में कभी भी अगर आपने 80 साल को टच कर लिया तो आप सुपर सीनियर के दर्जे में आ जाओगे। और सुपर सीनियर होने पर फायदा यह है कि पहले 5 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना और जो बीच वाला 5 लाख है उस पर आपको 20% टैक्स देना है और उसके बाद अगर कोई इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना है। तो अगर मान लीजिए कि एक सुपर सीनियर की जिसकी एज मान लेते हैं 82 ईयर है, उसको 7 लाख रुपए का अगर इनकम होता है तो 7 लाख में से 5 लाख पे उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है और 5 लाख के बाद जो 2 लाख रहेगा उस पर उसे 20% टैक्स देना होगा। यानी इसके लिए आप यूँ समझ लीजिए कि 5% वाला टैक्स रेट होता ही नहीं है, इसके लिए सीधा 20% वाला टैक्स रेट होता है जो कि 5 लाख के बाद शुरू होता है। तो आपका टैक्स करीबन 40,000 बनेगा, यानी पहले 2 स्थितियों से कम बना। तो सुपर सीनियर को एक तरह से और टैक्स में बेनिफिट होता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बुनियादी बात बताई कि टैक्स रेट्स कैसे होते हैं और स्लैब सिस्टम क्या होता है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन उसे माना जाएगा जो गत वर्ष के दौरान कभी भी अपनी आयु के 60 ईयर पूरे कर लेगा। तो ये तो पिछली वाली स्लाइड में होना चाहिए था कि सीनियर उसे माना जाता है जो कभी भी 60 ईयर को टच कर लेगा और सुपर सीनियर उसे माना जाएगा जो कभी भी अपनी एज के 80 ईयर्स को टच कर लेगा। अब आपको एक नियम याद रखना है, ये है रिबेट और इस रिबेट का सेक्शन है 87A। देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरें और इसलिए वो एक तरह से स्मॉल टैक्स पेयर को प्रमोट करती है, उनको मोटिवेट करती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो आपका जितना भी टैक्स बनेगा तो हम आपको 12,500 की लिमिट देंगे। अब ये 4 लाख नहीं है, एक्चुअली 5 लाख है। तो गवर्नमेंट एक तरह से कहती है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करती, आप 5 लाख के अंदर अंदर हैं तो आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं। इस केस में हम आपके टैक्स में से 12,500 माफ कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्स 17,000 बनेगा तो 17,000 में से हम 12,500 छोड़ देंगे और हम आपसे केवल 4,500 पे टैक्स लेंगे। ठीक है, तो ये 87A का रिबेट क्या है? ये पहली बात तो केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके लिए ये डिडक्शन नहीं है, रिबेट नहीं है, केवल ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। उसमें भी किसके लिए है? जिसकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती। अगर 5 लाख रुपए तक है तो कोई दिक्कत नहीं है और 5 लाख से ऊपर अगर है, अगर मान लो जैसे मैं जिसका एग्जांपल ले रहा था 7 लाख वाला बंदा, तो इसे कोई रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन 4 लाख वाले बंदे को रिबेट मिलेगी, 5 लाख वाले बंदे को भी रिबेट मिलेगी। 5,10,000 वाले बंदे को ये रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, रिबेट कितनी है? रिबेट आपकी टैक्स के बराबर है या 12,500 है। यानी अगर किसी व्यक्ति का टैक्स मान लो 10,000 बना तो फिर उसको 12,500 की रिबेट की जरूरत ही नहीं है, उसका पूरा 10,000 माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 2 कंडीशन पूरी हो। कंडीशंस क्या है? बंदा जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए और बंदे की जो टीआई है वो 5 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरे होने पर या तो आपका 100% टैक्स माफ हो जाएगा या आपका 12,500 टैक्स माफ हो जाएगा। अगर जैसे किसी व्यक्ति का टैक्स बाय द वे 14,000 बनता है तो उसका 12,500 माफ हो जाएगा और फिर बाकी उसे 1,500 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। चलिए सर, नेक्स्ट सरचार्ज। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, अगर आप हाई रेंज टैक्स पेयर हैं, अगर आप बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं तो आपके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 25% हो सकता है या 37% हो सकता है। सरचार्ज इनमें से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन। पहली बात तो सरचार्ज तब लगता है जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड करती है। अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड करती है तो आपके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर लेती है, यानी अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% है
और अगर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है तो 15% है, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो 25% सरचार्ज है, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% सरचार्ज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 करोड़ है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की 2.5 करोड़ की इनकम है तो उस पर जो टोटल टैक्स बनेगा, जो पहले फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स में आया वो टैक्स तो बनेगा ही बनेगा। अब आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जानना चाहोगे कितना सरचार्ज देना पड़ेगा। तो 2.5 करोड़ क्या होता है, इट इज मोर देन 2 करोड़ बट इट इज नॉट मोर देन 5 करोड़। तो जितना टैक्स बनेगा उसमें आपका 25% सरचार्ज जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति का टैक्स बना, मान लेते हैं 80 लाख, मान लेते हैं इस व्यक्ति का 80 लाख टैक्स बना, तो इसमें 25% और जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जो व्यक्ति 80 लाख टैक्स दे सकता है वो ऊपर से 25% सरचार्ज भी दे सकता है। तो जितने भी आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं या हीरो हीरोइंस होते हैं या बड़े बड़े इनके इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और बहुत अच्छा ही टैक्स उनको भरना पड़ता है। 30% तो उनके ऊपर टैक्स ही लग जाता है ना, और उसके बाद उनको ये सरचार्ज अलग से देने होते हैं। ठीक है, अब एक बात और है कि आपका जो भी टैक्स है या जो भी सरचार्ज है या कभी कभी रिबेट होता है, इस सब के बाद लास्ट में आपको 4% ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे। इसे हम कहते हैं 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। तो आपका पहले टैक्स कैलकुलेट होगा, अगर बड़े टैक्स पेयर रहे तो सरचार्ज रहेगा, छोटे टैक्स पेयर रहे तो रिबेट रहेगा, लेकिन इस सब के होने के बाद लास्ट में आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका एडजस्टमेंट करना है। पहले ये 2% होता था, फिर 3% भी हुआ, अब ये 4% चल रहा है। मैं जिस ईयर के लिए आपकी बात कर रहा हूँ वो है असेसमेंट ईयर 21-22, और इसी ईयर को बोला जाता है प्रीवियस ईयर 2021। तो अगर आप बाद के ईयर्स में देख रहे हैं तो आप देख लेना कि आपके ऊपर कौन से रेट्स, क्योंकि इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है वीडियो पुराना हो चुका हो, तो ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप टैक्स की रेट को मैनेज कर लीजिएगा। मोटे मोटे तौर पे रूल वही रहते हैं, थोड़ी बहुत रेट्स में चेंजेस या अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, एक और बात आप याद रखिएगा कि जिस तरह से आप टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं उसी तरह आप टैक्स को भी राउंड ऑफ करते हैं। तो 10 रुपए का राउंड ऑफ होता है जब आप टीआई निकालते हैं। आपकी टीआई मान लीजिए बनी 3,99,096 रुपए, तो ये जो 6 रुपया है इसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं ना, तो ये 96 आपका 100 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3,99,100 रुपया। तो जिस तरह से हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं उसी तरह किसी का टैक्स बना मान लीजिए 20,204 रुपये, तो फिर आपको जो टैक्स देना पड़ेगा दैट विल बी 20,200 रुपया। आपको 4 रुपये को छोड़ देना है। आपको पता है कि 5 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा होता है तो हम उसे कंसीडर करते हैं, 5 से कम वाली अमाउंट को हम छोड़ देते हैं, पैसों को भी अपन छोड़ देते हैं और 10 रुपये का राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, एक और बात आप याद रखिएगा कि जो अभी तक मैंने रेट्स आपसे डिस्कस की है, जो शुरुआत में आपने देखा कि जहां 5% टैक्स लगता है और 20% टैक्स लगता है और 30% टैक्स लगता है, वो स्लैब वाइज टैक्स रेट्स हैं, वो रेगुलर टैक्स रेट्स हैं। कुछ इनकम्स ऐसी भी होती हैं जिन पे डायरेक्ट टैक्स रेट्स लगती हैं और उनकी अलग ही टैक्स रेट्स होती हैं। क्या है वो इनकम? देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, अगर आपकी इनकम के अंदर LTCG शामिल है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। कैजुअल इनकम की दशा में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। कैजुअल इनकम का सेक्शन है 115BB। तो अगर आपने लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, हॉर्स रेस से कोई पैसा जीता है, यानी किस्मत के सहारे आपने कोई पैसा जीता है, तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको स्पेशल STCG हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल कब होता है? जब आपके पास मान लीजिए कोई इक्विटी शेयर्स है या कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या कोई बिजनेस ट्रस्ट है, उसके यूनिट्स हैं। अगर आपने इनको बेचा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, मतलब ये आपके पास ये प्रोडक्ट हो और अगर आपने उनको शॉर्ट टर्म तक होल्ड किया हो और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आपने उनको बेचा हो और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया हो,
तो आपके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। और मान लीजिए यही 3 प्रोडक्टों में नाम दोहराता हूँ, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स। अगर आपने इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हो और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा हो, और अगर आपने उसके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लिया हो, तो आपका स्पेशल LTCG होगा। और स्पेशल LTCG पे सेक्शन होगा 112A, और उसमें पहला 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा और बाकी पे आपका 10% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने बताया है, आपने सपोज करो 3 लाख कमाया, तो 3 लाख में से 1 लाख रुपए पे तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और बाकी जो 2 लाख रुपए कमाया उस पर आपको 10% की रेट से टैक्स देना। तो ये वाली बात है। तो स्पेशल STCG का रेट है 15%, स्पेशल LTCG का रेट है 10%, लेकिन उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होता। और जो ऑर्डिनरी LTCG होता है उस पर तो आप जानते हो कि इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है, और उस पर जो टैक्स की रेट है वो 20% रेट है। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम स्क्रीन पे आ रहे हैं। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, मस्ट हैव बीन परचेज बिफोर 1 फरवरी 2018। ये आपका स्पेशल LTCG के लिए है। इसके अलावा अगर आपने कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफर किया है, मतलब अगर आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री पॉल्यूशन कम क्रिएट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एमिनेशन कम करती है, तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। और ये कार्बन क्रेडिट आप उन इंडस्ट्रीज को बेच सकती हो जो ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है उसको ट्रांसफ़र करके जो आप पैसा कमाओगे उस पर आपका 10% टैक्स लगेगा। तो ये भी एक खास तरह की इनकम है। इसी तरह से अगर आपके प्रेमाइसेस पे या एसएससी के प्रेमाइसेस पे सर्च होती है, उस पर छापा पड़ता है और छापे के दौरान अघोषित आय निकलती है, अनडिक्लेयर्ड इनकम निकलती है, तो उस केस में 60% टैक्स लगेगा। इसके अलावा सरचार्ज वगैरह भी होता है, इसका सेक्शन 113 है। तो जो ऑर्डिनरी स्लैब वाली रेट्स हैं उनको तो आपको अलग से याद करना है, जो ऑर्डिनरी स्लैब रेट्स हैं उनको आपको अलग याद रखना है, और ये जो स्पेशल रेट्स हैं इनको आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, स्क्रीन पे आ रखी है, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर, और आगे भी देखते हैं। बेसिक बातों को समझ लेने के बाद अब अपन कुछ स्पेशल पॉइंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ रहा है एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आप ये समझिए कि अगर एग्रीकल्चर इनकम आपको हो रही है इंडिया में, पहली बात तो आपको ये सुनाई देगा कि एग्रीकल्चर इनकम भारत में हो तो वो एग्जेम्प्ट होती है, ऐसा आपको सुनाई देगा। ठीक है, ये भी सुनाई देगा कि अगर एग्रीकल्चर इनकम अब्रॉड में होती है, विदेश में होती है, तो वो टैक्सेबल होगी, और वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में। ये बातें प्राइमा फेसी सही हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है, अगर एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो फिर हम उसका स्पेशल टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे ये भी थोड़ी देर में आएगा। पहले आप बात समझ लीजिए। जनरली कृषि आय एग्जेम्प्ट होती है, किंतु 2 शर्तें पूरी कर दी जाए तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? टोटल इनकम के बाद करना पड़ेगा। 2 शर्तें कौन सी है? पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम जिसकी बात चल रही है वो अमाउंट 5,000 से ज्यादा हो, और जिस पर्सन के लिए उसे जोड़ा जा रहा है, यानी जिस इंडिविजुअल या HUF के लिए उसे जोड़ा जा रहा है, उसकी लिमिट बेसिक इनकम से ज्यादा हो। उसकी इनकम जो है, जो बेसिक लिमिट होती है 2.5 लाख की, 3 लाख की या 5 लाख की, उन लिमिट से ज्यादा हो। तो अगर मैं कहूं कि अगर एक 62 साल का व्यक्ति है, अगर वो 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और उसकी एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ज्यादा है, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम का समायोजन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो बात की बात है। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे एक व्यक्ति ने, मान लीजिए अपन एक नॉर्मल इंसान लेते हैं जो कि मात्र 32 ईयर का है, 32 ईयर्स का है, उसकी टोटल इनकम है से 4 लाख रुपया, और उसने एग्रीकल्चर से कमाया मान लीजिए 50,000 रुपया। ठीक है, तो 4 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम है। उस टोटल इनकम के अंदर इस एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा जाएगा। ठीक है सर, जोड़ने के बाद ये 4.5 लाख आ गया। इस 4.5 लाख को कहा जाएगा एग्रीगेट इनकम। अगली वीडियो में तो मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके ही बताऊंगा, पर एक बार के लिए अभी टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ने के बाद जो इनकम आएगी उसको बोलेंगे एग्रीगेट इनकम। इस 4.5 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेशन होगा।
ठीक है। इस 4.5 लाख पे जो भी टैक्स बन सकता होगा वो आपका बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें से जो 2.5 लाख है वो तो आपका फ्री हो जाएगा और पीछे जो 2 लाख रुपए बनेगा उस पे आपका टैक्स करीबन 10,000 रुपए बनेगा, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आपको इसमें से वापस माइनस करना पड़ेगा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या सर? एक बार तो आपको एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना है, जोड़ते हुए टैक्स बनाना है, बना लिया। उसके बाद नीचे आके आपको टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम लेस करना है। कैसे लेस करना है कि जैसे बेसिक लिमिट होती है 2.5 लाख और एग्रीकल्चर इनकम है 50,000, तो आपको 3 लाख रुपए पे जो टैक्स बन सकता है, जो भी 3 लाख पे टैक्स बन सकता है उतना आपको इसमें से कम कर देना है। मान लीजिए कि इतना टैक्स बनता है वो आपको कम कर देना है और बाकी जो है उसी पे टैक्स लगेगा अगर लगना होगा तो, क्योंकि हम रिबेट का पॉइंट भी जानते हैं। रिबेट के केस में क्या होता है, अगर आपका 8,750 रुपये टैक्स बना तो इतना तो आपका माफ ही हो जाएगा क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे जा रही है। लेकिन वो अलग बात है। ऑल्दो ऑनलाइन वीडियो में जस्ट बातें रिपीट नहीं होती है, रिपीट नहीं करनी चाहिए, पर मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ। वैसे आप रिकैप करके भी सुन सकते हैं। पहले आपको टोटल इनकम निकालनी है, जैसे आप निकालते हैं उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम चेक करना है, क्या वो 5,000 से ज्यादा है? हाँ। क्या जिस पर्सन की बात चल रही है उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है? हाँ। दोनों हाँ होने पे आपको एग्रीकल्चर इनकम जोड़ना है। जैसे ही आपने एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा तो क्या बनेगा? एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम पे जितना टैक्स बन सकता है बना लो, बना लिया। उसके बाद वापस आपको एग्रीकल्चर इनकम के जितना टैक्स लेस करना है। इसके लिए आपको 2.5 लाख की लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ देना पड़ेगा। जैसे ताजा मामले में 3 लाख हुआ तो 3 लाख पे एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स वापस लेस हो जाएगा और फिर जो आपका टैक्स बनना होगा तो बन जाएगा, रिबेट मिलनी होगी तो रिबेट मिल जाएगी। और यही सारी बात मैंने थ्योरेटिकली स्क्रीन पे लिखी है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में जोड़ेंगे, एग्रीगेट इनकम को प्राप्त करेंगे और फिर एग्रीगेट इनकम पर नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालेंगे और फिर नीचे आकर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम की डिडक्शन दी जाएगी। डिडक्शन कितनी होगी? इसके लिए आपको बेसिक लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम करना होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप सुपर सीनियर के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन कुछ मामलों में आप याद रखिएगा, जैसे फर्म के लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो टैक्स का स्पेशल ट्रीटमेंट मैंने बताया ये केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम मान लीजिए 6 लाख रुपए है, ठीक है, मैं सीधा रूल बताता हूँ। 6 लाख में उसकी जो नॉर्मल इनकम है वो तो है 2 लाख रुपया और उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है 4 लाख। दैट इज 2 लाख रुपए तो मान लेते हैं कि इसने सैलरी से कमाया और 4 लाख रुपए इसने किसी प्रॉपर्टी को बेच के एलटीसीजी कमाया। अब आपको क्या करना है, यहां से शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग कितनी करनी है? इस मामले में 50,000 की शिफ्टिंग होगी। यानी शिफ्टिंग का मकसद होता है आपकी ऑर्डिनरी इनकम को 2.5 लाख तक पहुंचाना। शिफ्टिंग से फायदा क्या होगा? आपने 50,000 इधर शिफ्ट कर दिया तो आपका इधर से 50,000 रिड्यूस हो गया और अब आपको केवल 3.5 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। यानी वैसे अगर देखें तो आपका 4 लाख पे एलटीसीजी लगता, लेकिन इस शिफ्टिंग कर पाने की वजह से आपको केवल 3.5 लाख रुपए पे ही एलटीसीजी पे जो भी 20% टैक्स होता है वो बनेगा। शिफ्टिंग कब हो सकती है या कहां से हो सकती है? तो 3 चीजें याद रखिए। एक तो होता है एलटीसीजी आपका ऑर्डिनरी, एक होता है आपका एसटीसीजी 111A और एक होता है आपका एलटीसीजी 112A, ठीक है। ये 3 तरह के कैपिटल गेन जो हैं, ये 3 तरह के जो कैपिटल गेन है इसमें से आप शिफ्टिंग कर सकते हो, लेकिन कब कर पाओगे? जब आपकी अदर इनकम 2.5 लाख से कम हो और सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख से कम हो, सुपर सीनियर है तो 5 लाख से कम हो। इसलिए इसके लिए एक वर्ड होता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो अगर आपकी जो ऑर्डिनरी इनकम होती है, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इसकी जो ऑर्डिनरी इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, देन यू कैन शिफ्ट द फिगर। तो यही मैंने बात लिखी है कि अगर किसी पर्सन की नॉर्मल इनकम बेसिक स्क्रीन पे देखिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो तो फिर एलटीसीजी, स्पेशल एसटीसीजी और स्पेशल एलटीसीजी की शिफ्टिंग हो सकती है।
LTCG की शिफ्टिंग करके आप 20% टैक्स बचा सकते हो, स्पेशल STCG की शिफ्टिंग करके 15% टैक्स बचा सकते हो, स्पेशल LTCG 112A की दशा में आप 10% टैक्स सेविंग कर सकते हो। शिफ्टिंग का रूल बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब आता है एक और पॉइंट, ये है धारा 86 के तहत रिलीफ, सेक्शन 86 की रिलीफ। ये कब मिलती है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है जय, ठीक है। जय जॉब करता है और ये भी मान लेते हैं कि वो 4,80,000 रुपया उसकी इनकम है। दिस इज द इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, ठीक है। हमने जो भी डिडक्शन वगैरह है वो सब दे दिया है। अब जय ने क्या किया, अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर किया, ठीक है। जय विजय ने एक जॉइंट वेंचर किया। अब इस जॉइंट वेंचर पे इन लोगों ने मान लीजिए 2 लाख रुपए कमाया। 2 लाख रुपए कमाया तो 1 लाख रुपए जय के हिस्से में आया और 1 लाख रुपए विजय के हिस्से में आया, ठीक है। इसको अपन 4 लाख कर लेते हैं। 4 लाख रुपए से कमाया, 2 लाख जय के हिस्से में आया और 2 लाख विजय के हिस्से में आया। अब होता क्या है कि जब 4 लाख की इनकम इस एसोसिएशन को होगी तो इस एसोसिएशन ने कुछ टैक्स भर दिया होगा। पूरी बात सुनना, इस 4 लाख की इनकम पे एसोसिएशन ने टैक्स भर दिया होगा। उसके बाद ये 2 लाख रुपए आपने ले जाके जय के अंदर जोड़ दिया और आपने जय की इनकम 6,80,000 रुपए निकाल ली और 6,80,000 रुपए का टैक्स बना दिया। तो जय ये कहेगा कि आपने सर हमसे 2 बार टैक्स ले लिया, एक बार तो मुझे एसोसिएशन के रूप में टैक्स देना पड़ा और एक बार आपने उसी इनकम को मेरी पर्सनल इनकम में जोड़ दिया तो मेरे पास दोबारा टैक्स लग गया। तो ये बात वाकई में सही है कि जय के ऊपर 2 बार टैक्स लग गया। अब सपोज कर लेते हैं कि 6,80,000 रुपए पे जो टैक्स लगा है, मान लेते हैं वो 27,000 रुपए लगा। आप कैलकुलेशन कर लेना कितना बनता है। तो ये क्या करेगा, 27,000 रुपए इसका टैक्स बना है 6,80,000 रुपए पे, मल्टीप्लाई करेगा 2 लाख रुपए, ठीक है। मतलब लॉजिक ये हुआ कि 27,000 रुपया टैक्स बनता है 680 की इनकम पे, तो 2 लाख रुपए की इनकम पे कितना। अब यहाँ 2 लाख क्या है, 2 लाख इसे जो एओपी से शेयरिंग मिला वो है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इस कैलकुलेशन से मान लीजिए आपका आ गया, मान लीजिए 3,500 आ गया, जो भी आ गया उतने रुपए आपके लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल बात है कि उतना आपका फिगर लेस हो जाएगा। तो ये प्योर कंडीशनल है। ये आपको कब लगाना है, तो देखिए, यदि किसी इंडिविजुअल की इनकम में इनकम फ्रॉम एसोसिएशन और पर्सन शामिल है और एसोसिएशन ने उस इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स चुका दिया हो तो डबल टैक्सेशन होने की वजह से सेक्शन 86 की रिलीफ मिलेगी। तो ये प्योर कंडीशनल है। पहला कंडीशन क्या है कि एक इंडिविजुअल है जिसके पास पर्सनल इनकम भी हो और वो एक एसोसिएशन का मेंबर भी हो। दूसरी कंडीशन है कि उस एसोसिएशन ने पैसा कमाया हो। तीसरी बात यह है कि उस एसोसिएशन ने नॉर्मल टैक्स भरा हो। अगर इतना सब है तो फिर आपको रिलीफ मिलेगी। अब 2 स्थितियां और हो सकती हैं, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं कि रिलीफ कितनी मिलेगी आपका, मैं वापस बताता हूं। आपका जितना टैक्स बन रहा है उस इनकम को शामिल करने के बाद जो आपका टैक्स बन रहा है और जो आपकी टोटल इनकम हो रही है उस सबको लिख दो और जितना आपको एओपी से शेयर मिल लीजिएगा। तो एक तरह से आपको, अगर आप इसका लॉजिक समझोगे तो ये होता है कि एवरेज रेट, जो आपकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स है उससे आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स से आपको रिलीफ मिल जाता है। तो ये आ रहा है नीचे लिखा हुआ। और अगर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि वो जो एसोसिएशन है उसे MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स भरना पड़ता है। अगर किसी एसोसिएशन ने मैक्सिमम रेट से टैक्स भर दिया है तो फिर उसको इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ा ही नहीं जाता, और अगर इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ा ही नहीं जाता तो फिर आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगी। तो ये प्योर कंडीशनल है। अब के बाद मैंने केस चेंज कर दिया। अगर एसोसिएशन मैक्सिमम रेट से टैक्स दे चुकी है, ऑलरेडी वो टैक्स दे चुकी है, तो फिर आपको वो जो 2 लाख रुपए बना है जय के हिस्से में, वो जय के हिस्से में आपको जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और जब आपके टैक्स में जोड़ा ही नहीं है तो फिर आपको किसी रिलीफ की आवश्यकता भी नहीं होगी। और एक और केस हो सकता है कि अगर उस एसोसिएशन ने टैक्स ही नहीं भरा है, अगर उस एसोसिएशन ने किसी वजह से, मान लो किसी एसोसिएशन ने 2 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए में उनके ऊपर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, तो उस केस में 1 लाख रुपए जो जय के हिस्से में आया और 1 लाख रुपए जो विजय के हिस्से में आया वो सीधा बस आपके हिस्से में जुड़ेगा।
सीधा आपकी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, लेकिन नीचे आपके आके आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। इस तीनों पॉइंट को आप बारीकी से समझेंगे तो आप तीनों का लॉजिक समझ जाएंगे। जैसे ताज़ा मामले में इस तरफ आपका डबल टैक्सेशन हुआ ही नहीं है, इस एसोसिएशन में कोई टैक्स लगा ही नहीं है, तो फिर आपको रिलैक्सेशन क्यों मिलना चाहिए? तो अतः ये 1 लाख जो आपने के हिस्से में आया वो आपकी आय में जुड़ेगा और इस पे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो 3 एसोसिएशन में 3 केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि एसोसिएशन ने नॉर्मल टैक्स भरा हो सकता है एसोसिएशन ने मैक्सिमम रेट से टैक्स भरा हो, और एसोसिएशन ने हो सकता है टैक्स ना भरा हो। ठीक है, तो आपको समायोजन जो करना पड़ता है वो केवल पहली दशा में करना पड़ता है, दूसरी और आखिरी वाली दशा में आपको समायोजन नहीं करना पड़ता, एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है, और एक और बात देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन में जब करें क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा कि आपसे ग्रॉस टैक्स पेबल पूछा है या नेट टैक्स पेबल पूछा है। तो सपोज कीजिए कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने टैक्स बनाया, मान लीजिए 17,000 रुपये, लेकिन 17,000 में से 3,000 रुपये टीडीएस आपका कट चुका है, तो 3,000 तो टैक्स आप कटवा ही चुके हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप 14,000 रुपये ही टैक्स जमा कराओगे। तो अगर क्वेश्चन ने नेट टैक्स पेबल पूछा हो तो आपको टीडीएस का एडजस्टमेंट करने के बाद अपना फिगर देना है। और आप इस टॉपिक की लास्ट बात आ रही है असेसमेंट ईयर 21-22 जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इस ईयर से न्यू टैक्स रेट ऑप्शन भी आ गए हैं, मतलब जो हमने पढ़ा वो सिस्टम तो है ही है, वो तो आपका एग्जिस्टिंग ओल्ड स्ट्रक्चर सिस्टम है, वो तो है ही है। असेसीज की आसानी के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप चाहें तो इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आसान सिस्टम है याद करने में। 2.5 लाख के गैप से बढ़ते जाओ। पहला 2.5 लाख नो टैक्स, अगला 2.5 लाख 5%, अगला 2.5 लाख 10%, अगला 2.5 लाख 15%, यानी यहाँ पे आपका 5% का इजाफा होता जाएगा। ठीक है, ये तो प्योर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ना। अगले 2.5 लाख पे 20%, अगले 2.5 लाख पे 25%, और मैक्सिमम रेट अभी भी कितनी है? 30% ही है। कि सर हमें ओल्ड सिस्टम से टैक्स कम बनेगा या न्यू सिस्टम से? तो देखा जाए तो एग्जाम हॉल में वैसे आपको दोनों ही सिस्टम से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, पुरानी स्ट्रक्चर से भी करना पड़ेगा, न्यू से भी करना पड़ेगा, और फिर असेसी का जिसमें टैक्स कम आता है वो रेट वो ऑप्ट कर सकता है, वो सिस्टम वो ऑप्ट कर सकता है। लेकिन इस सिस्टम में 3-4 बातों का आपको ख्याल करना है। पहली बात है कि ये वाला जो न्यू सिस्टम है, चाहे इसमें नॉर्मल एज का पर्सन हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए यही स्लैब है। वहां पे 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख है, यहाँ सबके लिए 2.5 लाख रुपए से लिमिट शुरू होगी। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये ऑप्शंस केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। इसके अलावा जो फर्म है, कंपनीज हैं, उनके लिए वैसे भी टैक्स की रेट्स भी अलग होती हैं जनरली। तो फर्म, कंपनी, एओपीज वगैरह, उनके लिए वही स्ट्रक्चर चलता आएगा जो चलता आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस इनकम के बावजूद भी एलटीसीजी पे 20%, कैजुअल इनकम पे 30%, यानी जो स्पेशल टैक्स रेट मैंने बताई थी, एक स्लाइड में आया था 20%, 15%, 30%, कुछ मामलों में 10%, तो वो स्पेशल टैक्स रेट स्पेशल ही रहेंगे। तो यानी ये केवल नॉर्मल इनकम के लिए ही स्लैब रेट्स चेंज हैं। ठीक है, और सबसे खतरनाक इसका बात ये है जो इसको लेस अट्रैक्टिव बनाता है या इसका आकर्षण को कम करता है, वो ये है कि इस वाले टॉपिक में आपको कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे सैलरी के अंदर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, या ऑर्डिनरी आपको 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन मिलते हैं, लेकिन इस सिस्टम को अडॉप्ट करने पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि नए सिस्टम में तो फिर टैक्स रेट ज़्यादा ही आएगा, लेकिन नहीं, आप देखेंगे नए रेट में जो टैक्स के रेट्स हैं वो थोड़े लोअर रेट हैं। तो हो सकता है, मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और इसकी जो सेविंग पैटर्न है या जो उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि गवर्नमेंट जब इस सिस्टम को लाई थी तो उनका मकसद ये था कि लोग डिडक्शंस के चक्कर में ना पड़े। हालांकि डिडक्शंस बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, पर डिडक्शंस की जगह लोग स्पेंडिंग करें, लोग अपने कमाने के बाद पैसे को खर्च करें ताकि सिस्टम के अंदर पैसा आए। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई टैक्स सिस्टम या कोई पॉलिसी आती है तो कुछ सोच समझ के ही आती है। बहरहाल अपने लिए तो ये है कि हमें पुराने रेट से भी टैक्स निकालना है, नए रेट से भी टैक्स निकालना है। अपना काम थोड़ा बढ़ गया है और दोनों में से जिस सिस्टम में टैक्स कम बनेगा हम एसएससी को वो सलाह देंगे, उसे वो टैक्स रेट लेनी पड़ेगी। वो वीडियो आपके लिए
यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है सर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।